चलिए इधर उधर दिमाग भटकाने से बढ़िया है काम करें हम लोग। अब टाइप 14 हम लोग शुरू किए थे। टाइप 14 है ना, उससे पहले तो हो गया है ना, लग तो रहा है उधर हो गया है। तो चलिए टाइप 14 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। टाइप 14 में जल्दी देखिए और बोलिए। तो 10.5% नहीं, वो 10.5 kg होगा। अब परसेंटेजे हो जाएगा तो सोचा जाएगा कुछ हो, लेकिन हमें तो लगता है kg रहेगा। बोलिए जल्दी। क्या करें, कुछ पूछना है तो बताओ जल्दी। चलो इसमें देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। नेचर 3 एक एक क्वेश्चनवा को 4 बार रिपीट कर दिया गया, ध्यान दो। कह रहा है कि चीनी का मूल्य जो है 2 रुपये प्रति केजी कम हो गया, ये चलते 16 रुपये में 4 किलो चीनी ज़्यादा खरीदता है। तो तरीका नंबर 1 हम आपको अभी बता देते हैं, और इसका तरीका नंबर 2 को हम लोग सीखेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में। आप लोग पढ़े होंगे कि यदि कोई व्यक्ति पहले कुछ दूरी अपने स्पीड से तय किया, फिर अपने चाल को जो है 4 किलोमीटर बढ़ा दिया या घटा दिया, तो पहले की अपेक्षा उसको इतना कम या ज़्यादा समय लगता है। ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, तो वहाँ भी हम लोग सीखेंगे। फिलहाल जो आप कर सकते हैं वो हम बता देते हैं। 16 रुपये में 4 किलो चीनी ज़्यादा। तो देखो भाई, कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका बेसिक थोड़ा सा ठीक ठाक रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे 2 चीज़ दिख रहा है, 4 केजी चीनी ज़्यादा, यानी कि चीनी का क्वांटिटी का अंतर दिया है 4 किलो। ज़्यादा कम का मतलब डिफरेंस 4 किलो, किस चीज़ का? मात्रा का। यहाँ दूसरा चीज़ दिख रहा है 2 रुपये प्रति केजी की कमी, अंतर है रेट का। तो आपके पास कम से कम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 2 माध्यम तो ऐसे ही दिख रहे हैं। शुरुआत कैसे कर सकते हैं वो हम बता रहे हैं आपको, और कुछ नहीं। चलो, तो पूछ रहा है कि बताइए कि चीनी का वास्तविक मूल्य क्या था। भैया हमको चीनी का वास्तविक मूल्य तो नहीं पता है, 8 रुपये था। कह रहा है एक व्यक्ति 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है। चीनी का पहले का रेट है 8 रुपया, और हम पहले भी खरीदारी कितने रुपए का करते थे? 16 रुपया का। तो 16 रुपये का खरीदारी करते 8 रुपये के दर से, तो हमको मात्रा तो इतना ही ना मिलता होगा। तो बताइए कि चीनी का वास्तविक मूल्य, माने कोई चेंजेस नहीं हुआ हो, वृद्धि या कमी नहीं हुआ हो तब। हालांकि इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है रेट, तो ज़्यादा हमको मिला होगा। तो यानी कि पहले रेट उसका जो होगा वो 8 रुपये प्रति केजी होगा। केजी में दिया है ना, हाँ बिल्कुल। तो 8 रुपये प्रति केजी, तो 16 रुपया का खरीदारी करेंगे तो हमको इतना पहले चीनी मिलता होगा। अगर हम बोले कि 16 रुपया का खरीदारी करते थे, चीनी का रेट था 4 रुपये प्रति केजी, तो कै किलो मिलता होगा? तो 4 किलो। चीनी का रेट था 2 रुपये प्रति किलो, तो कै किलो मिलेगा? 8 किलो। तो चीनी का रेट है 8 रुपये प्रति किलो, तो 16 रुपये में कितना मिलेगा? 16/8 केजी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दूसरा बात बोला है कि वही अगर 16 रुपये में हम अब खरीदारी करेंगे तो हमको 2 किलो चीनी कम मिलेगा। 2 रुपये प्रति केजी की कमी हो जा रहा है। सॉरी, रेट जो है क्या हो रहा है, पहले की अपेक्षा इस बार
2 रुपये प्रति केजी कम हो गया है। तो पहले रेट था 8 रुपये, तो अब होगा R-2 रुपये प्रति केजी। बोलेंगे सर आप इधर काहे लेकर आए हैं? रीज़न है बुआ, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा वैल्यू आएगा, जितना ही डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे उतना ही वैल्यू छोटा होगा। तो R बड़ा है, R-2 छोटा है, तो अगर ये छोटा होगा तो ये बड़ा रिजल्ट देगा, ये बड़ा है तो ये छोटा बनेगा। और इन दोनों का अंतर दिया है कितना? 4 किलो का। 1 सेकंड का आपका दिमाग में सोचना चाहिए था कि इस क्वेश्चन को कैसे, इसलिए हम छोड़ भी दिए थे कि ताकि आप सोचिए कम से कम। तो आप पता नहीं सोचे कि नहीं सोचे, मुझे नहीं पता। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन से देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है। तो 4, 12 यह लेंगे, 9, 7, तो 7 तो खैर सोचबे नहीं करेंगे, 9 पर विचार किया जा सकता है, लेकिन पहले 4 है तो 4 को देखो। तो रेट अगर पहले का 4 होगा तो ये 4 - 2 यानी कितना होगा? 8। आई 4 चौके 16, तो 8 में से 4 गया कितना? किस्मत वाले हम लोग ठीक थे कि शुरू ही ऑप्शन मैच कर गया। हम इसमें क्या करें, आगे बढ़ें। तो 2 क्वेश्चन है, दोनों यही है। 2 को कैसे रिपीट हुआ हमें भी नहीं पता है, भेजने में हमसे मिस्टेक हुआ है कि पता नहीं, जो भी हो। चलिए टाइप 15 आइए। टाइप 15 में देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन नहीं बना है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। 9 चलो 9 नंबर अच्छा ही पूछे हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा है एक पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1/8 की वृद्धि होती है। वर्ड पे ध्यान रखना है, प्रतिवर्ष 1/8 का वृद्धि, प्रतिवर्ष 1/8 का वृद्धि। मतलब अगर पेड़ की ऊंचाई वर्तमान में होगा 8, तो 1 साल बाद हो जाएगा 9। हर 1 साल 1/8 बढ़ेगा, यानी रहा होगा 8, बढ़ेगा 1 तो हो जाएगा 9 1 साल बाद। तो वर्तमान में होगा 8, तो 1 साल बाद हो जाएगा 9। चूँकि प्रति वर्ष वह इसी रफ्तार से बढ़ रहा है, यानी कि जो अब ये 9 हो गया, फिर उसी के बाद वो बढ़ेगा, यानी चेंजेस के ऊपर ही चेंजेस होगा, तो सक्सेसिव हम लोग लगाएंगे। पुनः 1 साल बाद वो 8:9 के रेट से बढ़ेगा, तो 2 वर्ष बाद वो इतने हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था। यहाँ एक प्रॉब्लम आ गया, 2.5 वर्ष, आधा वर्ष में कितना बढ़ेगा, यही तो पता लगाना था। तो बच्चा भी बोलेगा कि सर 12 महीना में 1/8 बढ़ रहा है, 12 महीना में 1/8 बढ़ रहा है, तो 6 महीना में कितना बढ़ेगा? तो उसका आधा बढ़ेगा, 1/16 बढ़ेगा। 12 महीना में कितना बढ़ रहा है? 1/8। तो 1 महीना में कितना बढ़ेगा? 1/8 गुने 12। तो हमसे कितना निकालना है? 6 महीना में। 6 महीना में कितना बढ़ेगा भाई? 6 महीना उल्टा कर दिया क्या कुछ? 12 महीना में 1/8, तो 1 महीना में उल्टा कर दिए। 12 महीना में 1/8, तो 6 महीना कहीं डायरेक्ट निकाल देना है। हाँ ठीक है, 6 महीना में हो जाएगा 1/8 गुने 6/12, उलट के ना, A/B का उल्टा A। तो ये सीधे हम बोलेंगे 1/16 बढ़ेगा 6 महीना में। और वही आपका 6 महीना का अगले पूछ रहा था, तो यानी कि होगा 16 बढ़ेगा 1, तो हो जाएगा बढ़ करके 17। कुछ बोले क्या? तो ये आपका 1 साल अगले 2 साल के लिए, और ये अगला 6 महीने के लिए। अब देखो क्या इसमें दिया हुआ है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो, वर्तमान में लिखा हुआ 8 मीटर, और हमको दिख रहा है यहाँ पे 9 गुने 9 गुने 17, तो पूछ रहा है कि यदि अब इसकी इतनी हो तो 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। अच्छा, अंतर पूछ रहा है, तो ये इसका अंतर 81 गुना 17 है,
17 एकम 17, 17 8 36 से 136 और 137 आ जाएगा। इधर हो जाएगा 64 गुने 16, तो 16 चौके 64, 16 छक 96, 96 और 6 1024 और यह 1377। कितना वृद्धि हुई यही आपसे पूछा गया, अंतर पूछ रहे हैं। तो 7 में से 4 गया 3, 7 में से 2 गया 5 और ये हो जाएगा 3। ये कटना होगा। 9 तिया 27, 6 9 सते 63। अब नहीं कट रहा है कुछ। 9 तिया 27, 27, हाँ नहीं कट रहा है, 8 बच रहा है वो तो। 353 नहीं कट रहा है तो फिर कोई उपाय नहीं, हले करना पड़ेगा, फिर हले करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कोई बात नहीं, तरीका यही है। चलिए आगे बोलिए। 10, 11, 11 बता दें, 12, कह रहा है यदि किसी शहर की जनसंख्या 13 तो पूछ रहे हैं, तो टाइम पास कर रहे हैं ये लोग, ये लोग जिंदगी भर पूछेंगे। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 16.2/3% बढ़ जाता है, तो 16.2/3% का मतलब 1/6 तो हो जाएगा बढ़ करके 7। कह रहा है दूसरे वर्ष 37.5% घट जाता है, 37.5% का मतलब होता होगा 3/8, 12.5% का 3 गुना है, 12.5% 1/8 तो 37.5% 3/8 हो जाएगा। तो 3/8 घट जाता है, यानी रहा होगा 8, घटेगा 3 तो हो जाएगा 5। फिर आगे बोल रहा है कि तृतीय वर्ष से 57.1 यही है वो, तो 57.1/7% का मतलब होगा, ध्यान दीजिए 1/7 का मतलब होता है 14 हाँ वही बोल सकते हैं, आज उसका 4 गुना देख रहे होंगे ये है, तो यानी कि 4/7, यानी कि रहेगा 7, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ेगा 4 तो हो जाएगा 11। अब जो लोग भी पूछा है, अब सोचो काहे पूछा होगा, खुद समझो ये लोग का लेवल कहाँ पे है आज भी। जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 165,000 हो जाता है, और यहाँ पे हमको दिख रहा है कितना हो जा रहा है, 5 गुने 11। 55 लिखने से क्या फ़ायदा है। तो किसी शहर की जनसंख्या इतना इतना हो जाए, दूसरी तरफ बढ़ जाती है। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो, जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या इतना हो जाती है, तो वर्तमान निकालना हमको है, तो 6 गुना 8, 7 तो कटिए गया है, यही लग रहा है कटिए रहा आपका। 11 से 18 8 44 से बताइए, एक रोज से आसान कोई क्वेश्चन होगा जो पूछ रहे हैं लोग। इसका मतलब है कि लोग को जो शुरू में बताया गया आज भी वही प्रॉब्लम है, ये लोग का जीवन भर रहेगा, अभी छूटेगा नहीं प्रॉब्लम। जिसको अभी भी 16 समझ में नहीं आ रहा है कि 16.2/3% करें तो क्या करें, निकलें कि उल्टी करें, तो वो तो ज़िंदगी भर अब यही रहेगा। ये अब क्या होगा, अब थोड़े कुछ होने वाला है, इलाज का टाइम ख़त्म हो गया। 14 15 15 हाँ, काहे कि लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। कह रहा है कि जनसंख्या 94 से 95 10% थी, तो यानी कि एक साल में 10% बढ़ा तो हो गया 10:11। 96 से 97 एक साल ये भी होगा, 20% बढ़ा तो यानी कि 5:6। और
98 में 5% लोग की मृत्यु हो गई, यानी कि 5% कमी हो गई। तो यानी कि 5 से 20 बार में और 5 से 19 बार में, क्या इसमें हम साइंस लगा रहे हैं? यदि 1998 के अंत में, मतलब लास्ट का दिया हुआ है कितना 827640, और हमको यहाँ पे दिख रहा है 11 गुने 6 गुने 19, तो पूछ रहा है कि 1994 शुरुआत में जनसंख्या कितना था, तो बोलिए कितना था? समझ में आया कुछ कुछ? हैं? 2 बार होगा और अच्छा 2 बार बोल रहा है। वृद्धि हुआ है, यानी कि 5:6। चलिए सॉरी, यहाँ 6 था, यहाँ 5 था। देखो पॉइंट में नहीं आ रहा है तो पक्का है कि सब अपने आप में कटेगा। जिससे आपको भाग लगाने आता है उससे भाग लगा दो, इस सब नंबर आपस में कटना ही कटना है। इसको 11 से भी कटेगा, ये 6 से भी कटेगा, 19 से भी कटेगा, सबसे कटेगा ये आपस में। 16 17 ये जो पूछा है इसको भेजिए तो इधर कॉपी लेकर आवे, इधर कॉपी लेकर आइए। आबादी जो है, पहले शहर की आबादी 5% कम हो गई, यानी कि 100 से हो गया 95, यानी कि 20:19। दूसरे बार बोला है कि आबादी फिर 5% कम हो गई, यानी कि 20:19। फिर तीसरे वर्ष में यह 5% बढ़ गई, यानी कि 20:21। अब आप कहाँ सोच रहे हैं कि गुणों नहीं करना पड़ेगा? जाइए, जब कटाने में ही प्रॉब्लम नहीं होगा तो उसके लिए कैलकुलेटर रख लीजिएगा, तो फिर आपको एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूरत ही नहीं था। जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, मेथड आसान हो गया, तो अब क्या आसान कर दिया जाए भाई? गुना भाग। तो उसके लिए तो कैलकुलेटर रखना पड़ेगा, नहीं तो खुद अपना काम करना पड़ेगा अपने आप पे। 2 गुना इलाज है। तीसरे वर्ष के अंत में आबादी, और हम जानबूझ के वही सब डेटा उठाए हैं जिससे आपको थोड़ा सा दिक्कत लगे। मन लगने वाला तो कोई डेटा नहीं लिए हैं। एकदम रहता है 11 तिया 33 खटरनाक, 11 दूनी 22 खटाक, तब तो मन लगता है एकदम खटाक खटाक करने में। और जैसे ही वो आ जाता है एग्जाम में तो बोलते ही कहला आ गया यार, बक छोड़ो आगे बढ़ते हैं। तो आसान काम तो हर कोई कर लेगा। ये कब का दिया है? तीसरे वर्ष के अंत में, और हमको यहाँ दिख रहा है कितना 19 गुने 19 गुने 21। कहते हैं कि कम से कम 28-30 तक भी पढ़ा याद रख लो तो कोई मतलब ही नहीं आप लोग को। 20 गुने 20 गुने 20, करिएगा तबे होगा बुआ, नहीं करिएगा तो कैसे होगा। 18 19 कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर हर एक साल इतना लोग जन्म लेते हैं और इतना लोग मर जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर लॉलीपॉप बोला कि 10% ही बढ़ते हैं। नहीं बोलेंगे हर साल इतना लोग जन्म लेते हैं, 2.7 लोग डेड कर जाते हैं। इसका मतलब हर साल 10 ही तो बचते हैं, यानी कि 10 बचते हैं, यानी 10 बढ़ जाते हैं, यानी कि हर साल कितना % का वृद्धि? 10%। बाकी तो आप खुद जान रहे हैं। अब तो 10 का हो जाएगा 1000, आइए हो जाएगा 11 का क्यूब 1331। 20 21
22, 23, 24, 25, 26, 1 तो तरीका ये भी था कि एक वस्तु के मूल्य में पहले R% बढ़ाया गया और फिर RA% घटाया गया, तो जाहिर सी बात है R का R% और ये हो जाएगा, और इसके बराबर दिया हुआ है 1। यहाँ से कर सकते हैं हम लोग। चलिए, आप भी जानते हैं कि पहले x% बढ़ाएंगे, पुनः x% घटाएंगे, तो ओवरऑल क्या होगा, x² में 100% का कमी होगा, नहीं होगा। अरे पहले a% बढ़ाओगे फिर a% घटा दोगे तो क्या होगा, आप खुद देखो, ये कट गया, यानी बच रहा है a²/100, यानी कि a²/100% का कमी हो रहा है। ये रटने का बात नहीं, कई एक बार बोल दिए हम आपको। अब इसको आप याद करते रहिएगा तो क्या मतलब है फिर। तो R% बढ़ रहा है और R% घट रहा है। जैसे आपने बोले होते कि 20% बढ़ना है, 20% घटना है, तो डायरेक्ट बोलिएगा 4% का कमी। 10% बढ़ेगा, 10% घटेगा, 1% का कमी, है कि नहीं। 5% बढ़ेगा, 5% घटेगा, 0.25% का कमी। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, R% बढ़ाना है और R% ही घटा देना है। R% बढ़ाइएगा और R% घटाइएगा तो आपका कुल जो चेंजेस होगा वो R²/100% का कमी हो जाएगा, नहीं होगा। अरे R के बदले मान लो कि जैसे आपको बोले कि 20 होता, तो R के बदले अगर 20 होता तो आप क्या बोलते हैं, एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% बढ़ाया गया, पुनः इसको 20% कम कर दिया, यानी टोटल क्या हुआ, तो आप बोलते हैं कि x²/100%, यानी 20 का स्क्वायर 400/100, यानी कि 4% का कमी। तो यहाँ 20 था तब तो आप 400 बोल लिए, यहाँ R है तो R% बढ़ाएगा और R% घटाएगा, तो R% बढ़ेगा, R% घटेगा, यानी R²/100% का कमी होगा। R²/100 का क्या होगा, कमी। अगर 10% कमी होता तो आप बोलते पहले होगा 100, कम हुआ 10, तो अब हो जाएगा 90। लेकिन यहाँ कमी कितना हो रहा है, R²/100, तो ये भी घटा सकते हैं भाई। इतना % कमी का मतलब पहले रहा होगा 100, कम होगा R²/100, तो अब इतना ही ना हो जाएगा। अरे 100 में से 20 घटाना तो सब लोग को आता है 80, 100 में से 30 घटाना सब लोग को आता है 70, लेकिन इस बार 100 में से घटाना है R²/100। तो हम बोले कि R²/100% का कमी का मतलब क्या होता है। अगर वहाँ आता, सपोज हम, छोड़ो तरीके बदल लेते हैं, माथा में पेचिका करना है। R बराबर जो दिल करे मान लो, R बराबर जो दिल करे मान लो, जो दिल करे, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 12.5%, 8%, 9%, 2.25%, जो दिल करे मान लो। कितना मान लें, 10%। माना कि R बराबर कै %, 10%। तो R बराबर 10% होगा, तो R% यानी कि 10% बढ़ाना है, R% यानी 10% घटाना है। यानी हमको समझ में आया कि कुल 1% का कमी आया। क्या आया, 1% का कमी। 1% का कमी का मतलब पहले उसका कीमत होगा वस्तु का 100, कम हुआ 1, तो हो गया होगा 99, होगा ना। और यहाँ दिख रहा है अब उसका रेट कितना है, 1, तो 1 का तुलना 99 से पहले का कीमत निकालना है, तो कैसे गुना, 100/99, अर्थात हमारा आंसर कितना होना चाहिए, 100/, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। देखो तो 100/99 कहीं पे है, नहीं है, लेकिन तीसरा नेत्र से देखोगे तो दिखेगा कि हाँ 100/99 है। हम लोग R बराबर कितना ले लिए हैं, R बराबर कितना माने थे, तो R बराबर 10 से रखिए, यहाँ तो R आ गया। तो जैसे पहला ऑप्शन है R बराबर 10, तो R का मतलब है 10, 10 का स्क्वायर 10 10 या 100, तो 10,000 में से 100 घटा देंगे, कितना बचेगा, 9,900। अब बट्टा, और सॉरी ऊपर में है 10,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 100/, यही आंसर होगा। हम एग्जाम्पल ये ऑप्शन नहीं सेट किए हैं, एग्जाम का ही सेट है ऑप्शन।
समझ में आया बात कि नहीं आया? चलो जिनको आया उनके लिए, जिनको आ सकता है उनके लिए अब। अरे R% बढ़ा रहे हैं, R% घटा रहे हैं, इसका मतलब कुल जो है R²/100% का कमी हुआ। इसका मतलब पहले रहा होगा 100, कम होगा R²/100, तो अब इतना ही ना हो जाएगा। तो अब का मतलब ये हो गया 10,000 माइनस R²/100। ये क्या निकला? वर्तमान का। अब प्रश्न में बोला है कि वर्तमान में कितना है? 1। तो इसका तुलना 10,000 माइनस R²/100 से, तो 100 ऊपर ना चला जाएगा? नहीं जाएगा। हमको प्रारंभिक मूल्य निकालना है, तो कैसे गुना? 100 से। तो जैसे आपको समझ में आए आप कीजिए। हम पहले ही बोले कि जितना पहला आपका अच्छा होगा उतना आगे आसान होगा। जितना आप छोड़ते जाइएगा, जितना कम प्रैक्टिस कीजिएगा शुरुआती 5 टाइप 10 टाइप, उतना आगे दिक्कत होगा। चलिए टाइप 16 भी लगता है कल आपको बताया गया था। 16 में अगर जो भी पूछना है जल्दी बोलिए। देखो एगो 5 पूछ रहा है लोग। कोई बात नहीं, आप पूछे हैं तो बताना तो पड़ेगा ना भाई लोग। कह रहा है 1 साल बाद जनसंख्या इतना हो जाती है तब पुरुष की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा लगा हमको इस क्वेश्चन को देख करके, हमको खुशी हुआ इस प्रश्न को देख करके। आपका ऐसे आंसर आया था लेकिन मैच नहीं कर रहा था। जो भी पूछे हैं ये बनाए थे, ऑप्शन में नहीं दिख रहा था इनको। ये चलते ऑप्शन में नहीं दिख रहा था आपको, क्योंकि पुरुष की वर्तमान जनसंख्या आपसे पूछा है और पुरुष की वर्तमान जनसंख्या जो है 8% बढ़ा हुआ है। तो उसमें जैसे ही आप 8% बढ़ाइएगा ना तो यू विल गेट योर आंसर। चलिए कोई बात नहीं, अब पूछे हैं तो ध्यान दीजिए। पुरुष की जनसंख्या में 8% वृद्धि, महिला की जनसंख्या में 5% की वृद्धि और कुल जनसंख्या हो गया 10,272 था। आपका 9600 हो गया 10,272। कितना आ रहा है? 672 का वृद्धि आ रहा है। हम बोलेंगे कि कुल हो जाता है का मतलब अब हम बोलें कि वृद्धि हुआ है 672 का। तो पूछ रहा है पुरुष की वर्तमान जनसंख्या। अरे पहले पुरुष का संख्या तो निकाल ले कि गांव में है कितना। तो पुरुष निकालना है तो हम सबको क्या मान लेंगे? महिला। तो सभी का मतलब तो गांव में जनसंख्या 9600 और सब महिला ही है। तो महिला है तो पुरुष तो है ही नहीं है, तो महिला ही होगी। तो महिला के हिसाब से तो 5% बढ़ना चाहिए था। तो 9600 का 5%, 9 5 45 और फिर 5 6 30, यानी कि आपका हो गया 480। 480 क्या बढ़ना चाहिए था। हमको दिख रहा है यहाँ पे कितना वृद्धि? 672। बोलो कितने का अंतर आ रहा है? 17 में से 8 गया 9, यानी 192 का। यहाँ 192 का अंतर दिख रहा है और वहाँ 8% बढ़ना और 5% बढ़ना, कितने का अंतर? 3% का। तो परसेंट हटेगा तो 2 जीरो ऊपर। ये निकला कौन चीज़? पुरुष का गांव में वर्तमान संख्या या गांव में जो संख्या है वो। लेकिन आपसे पूछा है कि वृद्धि के बाद पुरुष की वर्तमान जनसंख्या बताइए। तो जनसंख्या जो है पुरुष का जो है 8% बढ़ गया है, तो 8% बढ़ा दीजिएगा तो पुरुष की संख्या इतना ही ना रहेगा गांव में। बोलिए 0 से 0 36 या 78 से गुना कर सकते हैं आप लोग। छः 7 8 9, चलिए 9 लास्ट था। चलिए 17 भी लगता है आप लोगों को बताया गया था। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 20,000 है जिसमें 12,000 पुरुष हैं, तो मतलब बाकी महिला है। कुछ गड़बड़ नहीं ना लिखा है? ये प्रत्येक 1,000 पुरुष, थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कुछ मिस्टेक है। क्वेश्चन अधूरा है। आगे बोलिए जल्दी।
4 बता दें? एक शहर में पुरुष और महिला की संख्या में 7:8 का अनुपात है। पुरुष और महिला का जो संख्या का अनुपात है वो 7:8 है। कह रहा है पुरुष में 25% और महिला में 20% बढ़ जाती है। वयस्क महिलाओं की संख्या इतना हो तो शहर की जनसंख्या क्या थी? देखिए कितना ही लोग इजी क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे बड़ा दुख इसी बात का होता है। ये जो लिखा है 1,56,800, ये क्या दिया हुआ है पता है? ये दिया है वयस्क महिला की संख्या। आज शहर की जनसंख्या क्या थी? शहर की जनसंख्या तो 150 दिख रहा है। इसमें पूछ रहा है, दिया हुआ है वयस्क महिला की संख्या, तो हमको यहाँ वयस्क महिला चाहिए रेशियो में उसका तुलना करने के लिए। तब पुरुष में 25% और महिला में 20% बच्चा है, तो गधवो बोलेगा एक मतलब बाकी लोग वयस्क है। अच्छा, इससे भी खुशी का बात है कि सिर्फ वयस्क महिला ही तो चाहिए, हमको पूरे वयस्क लोग का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ वयस्क महिला चाहिए। तब पुरुष में अगर 25% बच्चा है और महिला में 20% बच्चा है, मतलब महिला में 80% वयस्क है। तो महिला है कितना? 80 का 80% कितना? यही तो दिया हुआ है। पूछ रहा है गांव की जनसंख्या बताइए, तो कितना? करेक्ट, शहर की जनसंख्या इतना है। पुरुष की जनसंख्या में 30% और महिला के संख्या में 20% की वृद्धि होती है, तो पूरे जनसंख्या में 26% की वृद्धि हो जाती है। 20 6 26 4 30, 4 1.5 6 यानी कि 3:2। कह रहा है पुरुष और महिला की आरंभिक जनसंख्या बताइए एवं बढ़ने के बाद पुरुष और महिला की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? क्या दिक्कत है? कुल जनसंख्या है 60,000। 60,000 का तुलना 3:5 से हमको पूछना है कि तो पुरुष तथा महिला की आरंभिक जनसंख्या बताएं। तब पुरुष तथा महिला का आरंभिक जनसंख्या 3:2, पुरुष का निकालना है तो 3 से, या महिला का निकालना है तो 2 से। 5 से 12 बार में 12 तिया 36,000 और इधर हो जाएगा 24,000। एवं बढ़ने के बाद पुरुष एवं महिला की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? है ऑप्शन कैसे कैसे दिया होगा पता नहीं। चलिए क्या पूछता है एग्ज़ाम हमको भी नहीं पता है। अब टाइपिंग वाला का गलत है कि एग्ज़ाम में ऐसा था, हमको तो पता भी नहीं है। तो बढ़ने के बाद अगर पूछा है तो चिंता नहीं करना है। बोला है कि पुरुष की संख्या 30% बढ़ जाएगी, तब पुरुष तो हैं 36,000 और इसमें 30% बढ़ जाएंगे तो पुरुष तो हो जाएंगे इतना। अगर आपसे महिला पूछेगा वर्तमान में बढ़ने के बाद कितना होगा, तो महिला में बोल रहा है कि 20% की वृद्धि होती है, तो ये तो हो जाएंगे इतना। अब आपका एग्ज़ाम क्या पूछा है मुझे नहीं पता। चलिए आगे बोलिए, बोलो जल्दी। मिस्टेक लग रहा है हमको। यहाँ 42.5 नहीं होगा। ये तो ठीक है, वो क्या दिक्कत है? रुको, नहीं ठीक है। तो शहर की महिला जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ठीक है, क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। कह रहा है पुरुष की संख्या में 20% वृद्धि, महिला की संख्या में 42.5% की वृद्धि, जबकि पूरे में 30% की वृद्धि। तो ये हो जाएगा 12.5 और ये हो जाएगा 10। पॉइंट हटेगा तो 1 0 इधर आ जाएगा। 25 25
आपसे पूछा है कि बताइए शहर की महिला जनसंख्या का परसेंट, माने कितनी जनसंख्या में महिलाएं हैं। तो टोटल है महिला, टोटल संख्या है 9, जिसमें से महिलाएं कितने हैं 4। 1/9 का मतलब होता है 11, 11 चौक 44। नहीं है तो नहीं है। अब मिसप्रिंट हो चाहे ड्रिंट हो, जौन है ओकरा हिसाब से यही होगा। उतना कहेंगे देखता है। क्वेश्चन ढूंढने का तो टाइम नहीं, आंख दर्द कर रहा है। आप क्वेश्चन मिलाते रहें तो कितना टाइम लगेगा। चलिए टाइप 18 आप लोग को बताया गया था, बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? बनाया है कि नहीं बनाया भगवान जाने। कितना आसान काम है। देखो पढ़ाई आसान भी है, टफ भी है। एक बार पढ़ लो तो आपका हो गया, नहीं पढ़ो तो आपका नहीं हुआ। अब सोचो कितना आसान काम है। एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में जाओ बना कर आ जाओ। और यही नहीं पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में नहीं बनेगा। बेटर है कि एक बार अच्छे से पढ़ लो यार, क्या दिक्कत है। नहीं तो मत पढ़ो, दो में से एक काम करो। टाइप 18 तो आप लोग बना लिए हैं। फिर भी बाबू जिससे जो नहीं बना होगा, कोई डाउट होगा ज़रूर बोल लेना, इतना हम बोलेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ज़िंदगी में पहला बार परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो उनको स्वाभाविक सी बात है कि दिक्कत होता होगा, हो रहा होगा। जो डाउट है पूछ लो। आप लोग लड़का सब देखो, हम लोग के पास नहीं भेजते हो कोई बात नहीं, अपने में ग्रुप बना लो 5 गो 10 गो मिल करके, अपने में भेजल करो। भाई तू बना दे हमर, तू बना दे हमर, ये कैसे बनता, वो कैसे बनता। होमवर्क गिरो। ये नहीं बना, ये कैसे हुआ, वो कैसे होगा। वैसे फ़ायदा भी है। क्या है, मान लो कि 50 गो होमवर्क दिया गया है, सुन 10 गो तू बना ले, 10 गो हम, 10 गो हम, 10 गो हम, और लास्ट में धक्का धक छाप लिया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। एक विद्यार्थी 30% लाया, 5 अंक से फेल हो रहा है। 40% लाया, 10 अंक अधिक लाया है। ध्यान दो, 5 अंक से फेल और ज़रूरत से 10 अंक ज़्यादा। 5 कम 10 ज़्यादा, बोलो कितने का अंतर। यहाँ देखो 30% और 40% में कितने का अंतर। तो 10% बराबर 15, इतना ही लिख करके हो जाना हमेशा। इसके बाद कोशिश करना कि अगर 1% का मान आसानी से दशमलव में नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो लिख लेना, नहीं तो उतना ही रह करके हो रहना। जो पूछेगा जवाब देना। अगर पूछेगा कि अधिकतम अंक बताओ तो 100% बराबर कितना 150। आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो बोलिए 150। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए उत्तीर्णांक क्या है, पास मार्क्स। पास मार्क्स क्या है, तो जाहिर सी बात है 30% 5 अंक लाएंगे तो पास कहलाएंगे, या 40% लाने के बाद 10 अंक ज़्यादा कहलाएगा तो 40% में 10 घटा देंगे तब वो पास अंक मिल जाएगा। तो 30% तो 10% बराबर 15, तो 30% बराबर 15 तिया 45। 45 लाने के बाद भी 5 अंक से फेल, यानी हमको चाहिए। उसी तरह से पास परसेंटेज अगर हमको चाहिए तो भी हम ऐसे ही हल करेंगे। देखो पास होने के लिए 30% अब प्लस 5 अंक और, तो 5 अंक को अब परसेंटेज में बदल देना है। तो बच्चा बोलेगा कि सर 15 अंक में 10%, तो 5 अंक के लिए कै परसेंट, यानी कि 3.1/3% और, अर्थात 30/3। इतना छोटा छोटा बात आपको समझना है, सोचो। ध्यान दीजिएगा, 108 अंक से फेल हो रहा है और यहाँ 24 अंक अधिक है। तो 108 कम और 24 अधिक, तो एगो कम हो रहा है एगो ज़्यादा हो रहा है, तो अंतर क्या होगा, जुटेगा कितना 132 का।
यहाँ देखिए 30% लाया है, इधर 52% लाया है, कितने परसेंट का अंतर? तो 22%, 22 छक 32 से 1% बराबर कितना? और यहीं पे आके हो जाना, रुक जाओ। पूछा कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो 100% बराबर कितना? 100। दूसरा, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक चाहिए कितना? तो सुन लो, अंक चाहिए तो उसके लिए हमको 30% और 108 इतना अंक लाएंगे तो पास हो जाएंगे। तो पहले 30% को अंक में बदलना पड़े, क्योंकि अंक पूछ रहा है पास होने का। तो भैया 1% बराबर 6, तो 30% बराबर 180, तो 180 और 8 200। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पास परसेंटेज पूछेगा और क्या? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या है? तो अब जो अंक था आपका पास वाला उसको परसेंटेज में आपको बदलना है। तो 30% प्लस 108 अंक, तो इसको भी परसेंटेज में बदल देंगे तो हम टोटल कितना परसेंट पास के लिए चाहिए बता सकते हैं। तो रुक जाइए, 6 अंक बराबर 1%, तो 108, 18 छक 78 से 18%, तो 18% और 30% कितना? समझ में आया? तो आप आराम से कर सकते हैं भाई लोग। फिर भी आपसे कोई नहीं बना हो तो पूछ सकते हैं। ये तो रिपीट हो गया। तेरह, किसी परीक्षा में एक अभ्यर्थी X% अंक प्राप्त किया और A अंक से फेल हो गया। ध्यान दो, यदि कोई व्यक्ति X% अंक प्राप्त करके भी A अंक से फेल हो रहे हैं, उसको पास होने के लिए इतना ही चाहिए। और दूसरा व्यक्ति जो कि Y% अंक प्राप्त किया और B अंक अधिक है, इसका मतलब इतना अंक घटा देंगे तो ये भी पास के बराबर हो जाएगा। अब सवाल है कि 30% और 20% था तब पता चल रहा था दोनों का अंतर 10%, 40% 50% था तो पता चलता था कि 10%, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल में दिया हुआ तो ये कैसे पता चलेगा? तो रुको, परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? परीक्षा का अधिकतम अंक पूछ रहा है। ये बताओ यहाँ x बड़ा है कि y? y बड़ा है कि x बड़ा है? x बड़ा ना होना चाहिए? जी सर, खुद सोचो, दिमाग लगाओ इधर। हम बोले कि 30% लाए हैं ना, तो हम A अंक से फेल हो गए, कर मतलब 20 अंक और दे देंगे। मान लो 20 अंक से फेल हो गए तो हमको 30% प्लस 20 अंक चाहिए। हम बोले कि 20% लाए हैं तो जितना ज़रूरत था अंक उससे 20 ज़्यादा है, तो 20 और कम कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये बड़ा होगा छोटा होगा? गधा कहीं के 30% आई 20%, ये दोनों बराबर हो जाएगा। 20% ला रहे फिर भी आप ज़्यादा हो जा रहा है आपका। यहाँ पे y क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये जो है x से y जो होगा बड़ा होगा, तो ना हम ज़्यादा अंक लाए हैं तो हमको कम पड़ा है। तो ध्यान दो, ये y जो होगा हमारा x से बड़ा होना चाहिए कि ज़्यादा परसेंटेज लाए होंगे तो हमको अंक ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हम इसमें से इतना घटा दिए। यानी कि y हमारा बड़ा है x से, तो y% में से x% घटेगा तो बचेगा y माइनस x%, और इतना बराबर होगा a प्लस b। क्या यहाँ तक समझ में आया? इतना परसेंट बराबर इतना है, तो आपसे पूर्णांक पूछ रहा है, अधिकतम अंक पूछ रहा है, तो 100% बराबर कितना नहीं बता सकते हैं क्या? a प्लस बी बटा y माइनस एक्स आई इंटू 100। सी हो रहा नहीं? चलो देखो, हम यहाँ नहीं बताएं इसलिए कि इसको बताने का हमको कोई बहुत ज़्यादा मतलब ये दिख नहीं रहा था। ये पूरा का पूरा रेशियो है,
लेकिन फिर भी चलिए एक वो बता देते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। किसी परीक्षा में 4 छात्र हैं, ए बी सी डी, पूरा का पूरा रेशियो है। कह रहा है ए को बी से 10% कम, सी डी है कहीं, सी को डी से 20% कम, सी को डी से 20% कम, बी को सी से 25% अधिक, बी को सी से 25%, 25% का मतलब 1/4, 1/4 इसका निकालेंगे तो 20 अधिक, तो कितना होगा 100। बी को सी से 25% अधिक, ए को बी से 10% कम, यानी कितना ये कट रहा है, काट दो, यानी 9:10:8:10। ये क्या चीज़ का रेशियो लिखे हैं, अंक। यदि ए को 360 अंक मिले हो तथा पूर्णांक कितना हो तो ज्ञात कीजिए कि डी ने कितने % अंक प्राप्त किया हो। कितने % प्राप्त किया, उसके लिए क्या क्या चाहिए भाई, पूर्णांक और कितना उसका प्राप्तांक है। 2 चीज़ रहेगा तो बता देंगे उसका प्रतिशत अंक। तो ए को 360 अंक, ए को कितना मिला है 360, और रेशियो में दिख रहा है कितना, हमको डी का निकालना होगा, तो कैसे गुना, यानी कि डी को मिला होगा कितना 400। डी को कितना अंक मिला होगा, और चूँकि परीक्षा एक ही है तब पूर्णांक भी सबके लिए सेम होना चाहिए। तब परीक्षा का अधिकतम अंक कितना लिखा हुआ है 500, और इस 500 में डी को कितना मिला, आप सब लोग एक बार किए होंगे, एक बार जब रिजल्ट आपका आया होगा तो तनी चेक करें कि हमारे कै % है, तब 500 में 400। पहले हम लोग बच्चों में यही करते हैं, हम लोग अगुना साहब बोला अरे ये तो ढेर ज़्यादा हो गया, इतना हमारे कहाँ से हो सकता है। फिर उल्टा गियर लगा करके एक बार यहाँ मारेंगे, 400 में 500, बोलेंगे हाँ ये सही हो रहा है। 80% है कि नहीं, तो 80% इसको मिला है। तो ये बहुत इजी नेचर का क्वेश्चन है, पूरा रेशियो है, आप आराम से बना सकते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। ए पासिंग मार्क्स से 10% कम, बी ए से इतना कम, जबकि सी ए और बी के कुल अंक से इतना कम। बताया कि सी को कितना % अंक प्राप्त हुआ। सीखिए, ए बी और सी, और भी है कोई, 3 लोग हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि उस परीक्षा का पूर्णांक 100 रहा होगा, तो पास होने के लिए 40 अंक ही तो लाना है। कितना सरल बात बोला है। कह रहा है ए पासिंग मार्क्स से 10% कम अंक प्राप्त किया, तो पासिंग मार्क्स है 40, उससे भी 10% कम, यानी कितना 36। ए जो है पासिंग मार्क्स से 10% कम, तो 40 का 10% 4 कम, यानी 36, या 40 का 10% कम कर देंगे तब वो 90% बचेगा वो चीज़, तो 40 का 90% 36। तथा बी ने ए से इतना % कम, ध्यान दो, ये 11.1/9% का मतलब होता है 1/9। कह रहा है कि बी जो है ए से 1/9 कम, यानी कि वो प्राप्त करेगा 8/9। अच्छा है, छोड़ो, तो 36 का 1/9, बी ने ए से कम, तो 36 का 1/9 कितना 4 कम, यानी कितना, हाँ 8/9 भी निकाल सकते हैं। जबकि सी ने ए तथा बी के कुल अंक से इतना % कम। सी जो है ए और बी, तो ये कितना हो जाएगा 68, से भी 41.3/17। ये थोड़ा सा देख लेते कितना रहा, पक्का ना, 17 चौका 68 और 20, यानी कि 700, 7/17 है ना। तब ए तथा बी के कुल अंकों से 7/17 कम, यानी 10/17 बोल सकते थे। इसको 10/17 बोलेंगे ना,
कुल अंक है 17, कम मिला इसको 7, तब मिला होगा 10। तो 17 चौक 68, 7 चौक 28 कम, यानी कितना हो रहा है 40। तो सी पास हुआ कि नहीं हुआ बताओ, यही ना पूछ रहा है। तो बताइए कि सी को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। 100 का था, पूर्णांक कितना था 100, मिला कितना इसको 40, तो कै परसेंट मिला 40%। अब कुछ नहीं देखेंगे, उसको अब ट्राई करना है। आपको पता है पूरा परसेंटेज में आपको क्या परेशान करेगा, पता है कि नहीं पता है, बता देते हैं एक बार फिर से। यही चीज़ आपको पूरे शुरू से अंत तक शायद आजीवन मत रह जाए कुछ लोगों के साथ। ए जो है बी से 5% अधिक है, जबकि सी से 10% कम है। बी सी से 10% ज़्यादा है, डी ए से 20% कम है। यही आपको नहीं करने आएगा, अभी तो यही सीखने में आपको 2 महीना लगेगा, हमको पता है। तो जितना बात हम आपको बताए हैं उस पर प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और ये रेशियो है, ए बी से इतना कम, बी सी से इतना ज़्यादा, सी ए से इतना कम, तो ए बी सी डी का रेशियो एक साथ कमाएं रेशियो कैसे लिखेंगे, आपको वही लिखने नहीं आ रहा है अभी। चलिए 19 आप लोग का शुरू किया गया था और हम बोले थे कि ऑलरेडी हम लोग रेशियो में सीख चुके हैं। फिर भी आपसे जो भी क्वेश्चन नहीं बना होगा पूछ लीजिएगा। 1, 2 का आंसर 4.8 आया है क्या? हारिस अग्रवाल का आदम जमाने का क्वेश्चन है ये। 3, 4, 5, ध्यान दीजिए सर, दिमाग तो आप लगाते नहीं, क्वेश्चन तो समझते नहीं। इधर सीखो, इधर बात कर रहा है सब, ये लड़कियां सब। चलिए ध्यान दीजिए, एक बर्तन में टोटल 10 किलो नमक है, कै किलो, और पानियों है। 10 किलो नमक और पानी का एक मिश्रण बनाया गया है, बहुत अच्छा बात है। नमक है और पानी का मिश्रण है। छुट्टी। साला हम लोग स्कूल में से यही सोचते थे कि कब स्पीड वाला घंटी जल्दी बचाए, जल्दी निकले यहाँ से जंजाल से। आप लोग तो स्कूल गए हैं ना, हम स्कूल नहीं जाते थे, सच्चाई बता रहे हैं। आप मेरा रिकॉर्ड पूछ लीजिएगा, ये विजय सर चाहिए लोग खूब मार खाए हैं। घरे से निकलते थे, अब बांध देने घूमते रहते थे, कहीं उधर जाके छुपल हैं, उधर लुकाइल हैं। आज छुट्टी हुआ, देखें लेकिन जा रहा है तो हम भी बैग लेके घर है। टिफिन मम्मी देते थे। अरे गाधा ही सुन रही कैसा बात कर रहा है। मैंने हम बुढ़ापा में स्कूल नहीं जाते थे, 9वां 10वां में, हम बचपन के बाद बोले थे। 9वां 10वां का बात था, 8, 9, 10। तो 8, 9, 10 में हम बच्चा थे। 8, 9, 10 में हम, सोचो मेरा 88 का जन्म तिथि है, तो 8वां में 2006 में हम थे 10वां में, 2005 में थे 9वां में, और 2004 में हो गए 8वां में। तो 2004 और 88 कितना हुआ? 22 साल हो गया। तो 16 साल में बच्चा रहता है। चलिए ध्यान दीजिए, लाला जी मास्टर पढ़ाते थे हम लोग गांव में, आप लोग नहीं जानते होंगे। तो कई बार उनका गिरोह आता था, टांग के ले जाता था। हमारे नहीं, जो भी बच्चा नहीं जाता था, आएगा 4 गो टांग के पैर हाथ ले जाएगा। चल सही बता रहे हैं, बड़ी दिक्कत होता था। काहे स्कूल नहीं आते थे जानते हैं? उसका रीज़न ही था ना कि अरे कुछ बुझाता है नहीं था, होमवर्क बनाते क्या होता है कुछ पता नहीं है, जाके मारे खा के नहाना है, जाइएगा तो पिटाइएगा बिना मतलब के। तो ये चलते लगता था कि बाहरे बाहरे काट के निकल जाओ।
और उतने नहीं, हर एक 2 दिन 3 दिन बाद लेटरों लिख देते थे हम लोग, और साइन मार दिए गार्जियन के, ऐसे खूब चलता था उस समय। ध्यान दो इधर, टोटल जो मिश्रण है वो 10 किलो है, जिसमें नमक और पानी है। देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बस इतने ध्यान देना। कह रहा है कि कुल मिश्रण में नमक कै % है, यानी कि टोटल नमक, टोटल मिश्रण हमको पता होना चाहिए और नमक का मात्रा पता होना चाहिए, देन हम इसका आंसर दे सकते हैं। कह रहा है जिसमें 20% नमक है, सुन लो 10 kg मिश्रण है नमक और पानी का, एकरा में कह रहा है 20% नमक है, तो 10 का 20% कितना होगा? अगर 2 किलो नमक होगा तो 8 किलो पानी होगा। इसमें तो कोई मैथ नहीं लगाए हम। कह रहा है उसमें 3 किलो पानी वाष्प के रूप में उड़ गया, तो 3 किलो उड़ जाएगा तो बचेगा कितना? अभी तक देखो क्या हम दिमाग लगाएं। और 3 किलो नमक अलग से डाल दिए, तो 3 किलो डाल देंगे तो नमक कितना हो जाएगा? तो कुल मिश्रण में अभी कितना है? बराबर बराबर है, बराबर बराबर का मतलब 50%। टोटल मिश्रण अभी भी कितना है? 2, जिसमें से नमक कितना? 1, 50%। चलो सेम यही क्वेश्चन ये भी है। टोटल मिश्रण है 40 kg, जिसमें पानी और नमक है। कह रहा है कि पानी और नमक का टोटल 40 kg मिश्रण है। कह रहा है इसमें नमक का मिश्रण 10% है, 10% नमक है, तो 40 का 10% कितना? 4। अगर 4 नमक होगा तो इसका मतलब 36 पानी होगा। कह रहा है बाल्टी में 8 किलो पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया गया, तो एकरा में से 8 किलो उड़ा दिए तो बचेगा कितना? 28 नहीं हो। और बाल्टी में अलग से 4 किलो नमक डाल दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा? 8। नए मिश्रण में नमक का % क्या है? तो 4 दूनी 8 है, 4 7 28। एक मतलब पानी है 7 और नमक है 2, यानी टोटल मिश्रण कितना है? 9, जिसमें से पूछ रहा है नमक कितना है? 1/9 का मतलब 11.11, तो 2/9 का मतलब 22.22। सही है। चलो सेम फिर से, एक बर्तन में 1200 किलो पानी, अल्कोहल और स्पिरिट का मिश्रण है। पानी है, अल्कोहल है और स्पिरिट है। टोटल है 1200 kg। कह रहे हैं उनमें उनकी मात्रा क्रमशः 40, 50 और 10%। 50% का मतलब आधा, तो 1200 का आधा 600 अल्कोहल है और 10% स्पिरिट है, तब 1200 का 10% 120। आइए 40% बने 448, 480। कटता है तो काट लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। छोड़िए देने में भलाई है, क्योंकि आगे इसमें से उड़ा घटा बढ़ा रहा है। स्पिरिट के कुल मात्रा के 20% का वाष्पीकरण कर दिया गया। स्पिरिट जितना भी है उसका 20% वाष्पीकृत हो गया, तो फिर भी 80% बचा होगा, तब 12 वाट। अभी भी 96 स्पिरिट बचा होगा। मिश्रण में 324 ग्राम पानी अलग से मिला दीजिए, तब पानी है 480 और 324 और मिला दीजिएगा तो हो जाएगा 804 ग्राम। खैर अगर क्वेश्चन ठीक है तब कोई टेंशन नहीं, उसको केजी में बना के ऐड किया जा सकता है, लेकिन हमको डाउट लग रहा है ये चलते बोल रहे हैं। चलो एक काम करो, इसको हम थोड़ा देर के लिए केजी मान लेते हैं, क्या करें देख लेते हैं। और नहीं होगा तो सोचेंगे इसमें क्या है। ग्राम रहेगा तो क्या ग्राम को केजी में बदल के 1000 से 0.320 ऐड कर देंगे, 0.324 ऐड करेंगे। मिला दिया जाता है, अल्कोहल तो जितना था उतने तब रह जाएगा। तो कुल नए मिश्रण का अब कितना % अल्कोहल है? कटता है तो काट लीजिए। 4 से तो कट रहा है, 4 से 24, 25 छक्का 150, 4 20 से 80, 4 एकम 4। अभी भी 3 से कट रहा है, 3 छक्का 18, 3 7 21, 3 5 15, 3 8 24।
तो मिश्रण का कितना परसेंट अल्कोहल, तो टोटल मिश्रण देखिए कितना हो रहा है, 8 7 15 6 6 12, जिसमें से अल्कोहल कितना है 50% में पूछा है इसलिए गुना 25 दूनी 50, 25 25 125, 1/5 20%, तो 2/5 40%। उसको केजी कर दीजिए बउआ। इसको केजी नहीं कर सकते हैं तो इसको ग्राम कर दीजिए, जो आपको लगे आसान करना वही कर लीजिए। चलिए अब जो भी नहीं बना होगा थोड़ा जल्दी जल्दी करके पूछ लीजिएगा। 8 बना दें, चलो रेशियो में 5 को कम से कम ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, अब फिर पूछता है सब। हम तब समझाएंगे थोड़े, हम तो बस ऐसा ही अब करके निकल लेंगे। अंगूर का कुल घटा भार अब कितना है, तो 15 किलो अंगूर में 90% पानी था, एक मतलब 10% पल्प होगा। अब इसका वजन कितना है हमको नहीं पता है। कुल वजन का 85% पानी है, एक मतलब 15% पल्प होगा, और पल्प होना चाहिए दोनों स्थिति में बराबर। परसेंट का कोई महत्व नहीं है, 15 से गया यानी कि अब वजन होगा 10 किलो। चलो बोलो, कागो पूछ लो, क्या करेगा सब पूछो। हैं 12 जिनको पूछना पूछने दीजिए। 12 पूछो, हम बताते हैं। सेम क्वेश्चन हमको पता है कि रहा होगा वहाँ पे 16.2/3% वहाँ भी था। टाइम बताइए, टाइम 10:40। सोचो 1 घंटा से ज़्यादा तो खाली आपको आऊँ माऊ में निकल गए। बताइए, देखो भाई लोग ध्यान देना, कोई यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से संबंध नहीं रखता है, मतलब हम तो नहीं रखते हैं तो आप भी नहीं रखते होंगे शायद, सब बच्चे हैं अभी आप लोग तो इसलिए हम लोग को बस समझने के लिहाज से सोचना है। देखो ये चुनाव संबंधित जो प्रश्न है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, ये चुनाव संबंधित जो प्रश्न है, ये पता है इसका सोच विचार कब आया लोगों के मन में, कब आया बताओ? एग्जामिनर इस क्वेश्चन के बारे में कब सोचा कि हम ऐसा भी क्वेश्चन सोच सकते हैं, कब सोचा होगा? ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में कब से ऐड होना शुरू हुआ? जब से चुनाव हो रहा है तब से। चुनाव तो राजाओं के टाइम में भी होता था। जब से नंबर सिस्टम आया है तब से हैं। चलो इधर ध्यान दो, आरजेडी के सरकार से देख लो भाई, सुन लो। जो बीजेपी वाला होगा वो मत सोचना कि हमारा बुराई और बड़ाई हो रहा है, आरजेडी वाला ही मत सोचना कि हमारा केकरो यहाँ विरासत में नहीं मिला है कोई चीज़, समझे? हम लोग को काम है क्वेश्चन समझना है। यहाँ वोट देने हम लोग नहीं आए हैं, ना वोट लेने आए हैं। यहाँ हम लोग को बस समझना है, उतने ही भर मतलब रखना है। आप देखे होंगे भाई, बुरा मत मानना कोई चीज़, हम लोग चुनाव से बहुत अलग हैं। सुनो इधर ध्यान दो, आप लोग देखे होंगे, आप भी कभी ट्राई किए होंगे। आज तो मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम आ गया है, यहाँ पे जाना है, बटन दबाना है, पे पे करेगा। लेकिन इससे पहले आप देखते थे, शायद आपको मौका कभी मिला होगा, देखें कि नहीं देखें? ऐसा कुछ होता है, जो भी हो, पंच टाइप के।
देखें कि नहीं, जाना है ऐसे धक्का धक मार के 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार मारिए, मार के निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तभी ना ईवीएम लाया गया है बुआ, दिक्कत होता तो क्या जरूरत था। सोचो, थोड़ा सा हट के बतिया लीजिए। आखिर क्या है, कुछ पार्टी लोग बोलता है कि ना ईवीएम को हटाओ जल्दी से वही लेकर आ। उसमें बड़ा आसान काम था, एक वो भी जाके पूरा गांव के निपटा सकता था मामला। एक आदमी गया, 5 मिनट 10 मिनट समय दीजिए ना उसको, पूरा गांव के वोट मार के वो चल आएगा। दीजिए दम दनादन, खाली ऐसे ऐसे ठेपा लगाते चल जाना है पूरा। तो ये जब से बैलेट पेपर का जो कॉन्सेप्ट आया हम लोग के यहाँ चुनाव में, उसी समय से एग्जामिनर सोचा कि अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन हम हल करना आपको नहीं सिखा रहे, पहले इसका बैकग्राउंड हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि जब इसका कॉन्सेप्ट आप समझिएगा ना तो क्वेश्चन से खुद आप खेलने लगेगा। क्वेश्चन चाहे जैसे दाएं बाएं करे कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट को समझो। क्वेश्चन हल करना तो आप खुद सीख जाइएगा। ये इधर ध्यान दो, मान लो कि आपके घर में ग्राम पंचायत या किसी तरह का चुनाव होता है, तो चुनावी प्रक्रिया में क्या क्या होता है पहले ही बताओ। एक चुनावी प्रक्रिया में क्या क्या होता है? प्रचार, चलो ठीक है, प्रचार हो गया, प्रचार तो हो गया। पैसों बटा गया। अब क्या आएगा? चलो नॉमिनेशन कर दिए, नेहा और पूजा को 2 लोग को हम खड़ा कर दिए। चलो अब बोलो आगे अब क्या होगा? हैं? हाँ, चलो चिन्ह दे दिए, इसको दे दीजिए। हाँ, इसको दे दीजिए। अरे ललटेन है। आधुनिक ललटेन, ठीक है। चलो अब आगे बोलो क्या होगा, आगे बताओ क्या होगा। देखो अब हम बताते हैं, तू लोग मेन तो बातें नहीं जाना, खाली ऊपर वाला बात जान रहा तू लोग। अंदरूनी बात आओ, गवर्नमेंटल बात करो। अब सुनो, सबसे पहले यदि आपको चुनाव में भाग लेना है ना, तो आपका कोई पावर नहीं है जब तक आपके पास, गलत बोल रहे हैं क्या? वोटर आईडी कार्ड का मतलब क्या हुआ? आप देखे होंगे जब चुनाव होता है तब बूथ पर हर एक पार्टी का एगो लड़का वहाँ पे बैठा रहता है, इतना मोटा रजिस्टर लेकर के, जेरोक्स करा करके बैठल होगा। जैसा आपका असाइनमेंट है ना, दिखाइए, ऐसने लेकर के वो बैठा हुआ रहता है और सब एकदम ऐसे ऐसे बूथ वाइज वो देखते रहता है। हाँ ना, हाँ ठीक है आइए, हाँ ठीक है आइए, मिलान करने के लिए बैठा हुआ रहता है। वो क्या लेके बैठा रहता है? क्या लेके बैठा रहता है? अच्छा, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा तो आप वोट देने चल जाइएगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वोट देने नहीं मिलेगा, भगा देगा लोग। यानी कि सुनो, सबसे पहला प्रक्रिया ये है किसी भी चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का, कि सबसे तो पहले आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ये सबसे पहला काम है। यदि आपका वोटर लिस्ट में नाम है, देन फर्दर यू कैन प्रोसीड इन इलेक्शन, जो भी है। तो सबसे पहला कि आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अब इसके बताओ कि इसके बाद क्या होना चाहिए? वोटर लिस्ट में आपका नाम है, अब वो भी फर्जी नहीं होना चाहिए, एकदम पंजीकृत रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पंजीकृत, एकदम रजिस्टर्ड मतदाता है, पंजीकृत वोटर है, मतदाता, मत देने वाला, वोट देने वाला, रजिस्टर्ड वोटर। वोटर लिस्ट में आपका नाम हो गया, अब क्या होगा? आप वोट देने जाइएगा। क्या करिएगा? जब आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो जाहिर सी बात है वोट दे सकते हैं।
यदि आपके पास वोटर लिस्ट में नाम है तो आप चाहें तो वोट डाल सकते हैं। और अगर मन नहीं है तो नहीं भी डालेंगे, कोई ज़बरदस्ती थोड़े है। चलिए, मेरा मन था, कुछ लोग चूँकि देखे होंगे 100 लोग का वोटर लिस्ट में नाम होता है तो क्या 100 वोट देने चल जाता है? कोई दिल्ली है, कोई पंजाब है, कोई गुजरात है, कोई घरों रह के नहीं जाएगा, बोलेगा बट हमको क्या लेना देना है, हम घर ही रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं, बड़ा आप लोग देखते हैं, बोलते हैं कि वोट कास्ट कितना % हुआ है, तो इतना % वोटिंग, अच्छा 60% हुआ है, तो बहुत ज़्यादा वोटिंग हो गया। इतना देखते हैं कि नहीं देखते हैं? वहाँ 35%, वही 30% वोटिंग हुआ। आप अक्सर सुने होंगे J&K वगैरह क्षेत्र में बड़ा कम % वहाँ वोटिंग होता है, 30%, 25%, क्योंकि घर से लोग बहुत कम बाहर जाते हैं वोट देने के लिए। तो यहाँ पे अगर मेरा वोटर लिस्ट में नाम है तो हम चाहें तो वोट डाल सकते हैं या तो नहीं डालेंगे। लेकिन मेन खेला है डालने वालों के लिए। नहीं डालने वाला तो बेचारा घर में अस्थिर से अपना बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वोट डाल कराएगा उस पर मेन है। देखो, पहले 2 मिनट रुको। पहले जो हम लोग क्या करते थे, पहले जो भी हम लोग का वोटिंग होता था ना, चाहे आज भी बहुत जगह ऐसा चुनाव में होता है, क्या बैलेट पेपर, एकदम मिल गया, खटक खटक मिल गया, खटक खटक मिल गया। इससे नेट कैसे कनेक्ट होगा हो? हम अपना वाईफाई लेगा, क्या होगा? इसका वाईफाई ऑन होना चाहिए। हम हॉटस्पॉट खोल रहे हैं तो नहीं मत लगा देना इसमें। हॉटस्पॉट कहाँ है? इधर है। कैन नॉट यूज मोबाइल हॉटस्पॉट वाइल डेटा सेवर इज ऑन। अब कहने से वो होगा भैया डेटा सेवर। वाईफाई करिए तो ऑन, कोई हॉटस्पॉट। ये लोग भी लंबा लंबा पासवर्ड डाल ले होगा सब। ये कनेक्टेड हो गया। चलो चलो थोड़ा गूगल से पूछ लें। आया आया आया, बहुत बढ़िया आया, खूब लाइन से आया है। ये देखो, ये देखो, ध्यान देना इधर। ये कैसे होगा तो? चलिए, इतना काफ़ी है समझने के लिए। ये कौन चीज़ है? ये सब डी पार्टी का इतना है, सी पार्टी का चिन्ह ई है। आपको चाहिए ऊंट छाप, बैल छाप, गधा छाप, वो ना दिखाई देगा। ये ट्रायंगल है, नहीं दिखाई दे रहा आपको? देखिए इधर ललटेन छाप जो है, इधर देखिए, ध्यान दीजिए।
हम आपको बोले कि सबसे पहले हम लोग का वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, चलो नाम आ गया। अब वोटर लिस्ट में नाम है तो हम वोट दे सकते हैं, चाहे नहीं दे सकते। लेकिन जो देने वाला होगा ना, यहाँ से दो चीज़ निकल कर आएगा। जो वोट दे कर आएगा उसके बाद दो पॉसिबिलिटी बनेगा। देखो बैलेट पेपर इस तरह का होता है, जहाँ तक हम जान रहे हैं यही ना होता है हो। ये इसमें अलग अलग पार्टी जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं सबका नाम या पार्टी का नाम जो भी है और उनका चिन्ह दिया हुआ। आपको एक पर्ची दिया गया इस तरह का, बोला गया लो भैया जिसका इच्छा है उस पर अपना मुहर लगा दो, जमा कर दो। तो आप गए, यह देखिए लिया हुआ है ना, लिए ऐसे मारे खटाक से तो क्लियर हो गया इसका है। कोई आएगा, ये कहीं को में नहीं होते, एगो में एक को ना मारिएगा। कोई दूसरा बंदा होगा वो बोलेगा कि हमको एकरा मोहर लगाना, इसमें ऐसे मारा चल दिया। कोई आएगा इसमें मारेगा अपना जाए, कोई एकरा में, कोई एकरा में, कोई एकरा में, कोई एकरा में। होगा कि नहीं होगा? लेकिन कोई बेचारा ऐसा भी होता है डर से, चाहे पहला बार के वजह से, चाहे आँख कमज़ोर है, बूढ़ बुजुर्ग है, तो वो देखो वो कैसे मारेगा। वो कैसे मारेगा जो हम बताते हैं। वो देखेगा, वो सोच के चला था कि हर हाल में हमको आरजेडी में मारना था, तो ये आरजेडी है, आई बीजेपी है। ये बीजेपी का चिन्ह है, ये आरजेडी का है। ये घर से मूड बना के चला था कि हमको तो आरजेडी में मारना है। गया बेचारा मारने के लिए, एजा मार के आया है। कोई बात नहीं, अब भैया पंच लग गया तो थोड़े कुछ होगा, पर्ची तब बर्बाद गया। अब मार के जमा करो, जाओ घर। हम आप खुश हैं कि मार दिए हैं। लेकिन जब काउंटिंग होगा तो जो पर्ची देखा जाएगा कि चलो बीजेपी वाला एक तरफ करो, आरजेडी वाला एक तरफ करो, तो बोलो इसको किधर डालोगे, बीजेपी के तरफ कि आरजेडी तरफ? इसको किधर डाला जाए? कहीं नहीं ना, मतलब इसका कोई रोल नहीं रह गया है। ऐसे वोट को इनवैलिड बोला गया है, इनवैलिड, अवैध, कोई काम नहीं, जिसका हार और जीत में कोई रोल ही नहीं है। अरे ना एक अंक बढ़ा सकता है, ना एक अंक घटा सकता है, किसी के फेवर में गए नहीं किया, मतलब इसका वोट डालने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये अवैध हो गया। ये कौन चीज़ हो गया? तो जब कभी भी कोई वोट देगा, जब कभी भी कोई वोट डालेगा तो वहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनेगा। वहाँ से जो बंदा वोट डालेगा वहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनेगा, या तो वह वोट वैलिड होगा या तो इनवैलिड होगा। जो वोट पड़ेगा, जो वोट डाला होगा वही वोट में से कुछ वैलिड या कुछ इनवैलिड, या तो सब के सब वैलिड। अब रुक जाओ, मान लो कि इनवैलिड वोट को हम हटा दिए तो फिर भी वैलिड वोट ही बचा होगा ना। इसका तो जीत हार से कोई लेना देना ना, ना हम बीजेपी की तरफ दे सकते हैं ना आरजेडी की तरफ दे सकते हैं। तो भैया हार जीत के लिए क्या करना पड़ेगा? जो वैलिड वोट होगा, जो स्पष्ट होगा कि हाँ ये आरजेडी का है तो उसको आरजेडी में काउंट करेंगे, हाँ ये बीजेपी के फेवर में गया तो इसको बीजेपी में काउंट करेंगे। यानी कि किसी के फेवर में कितना वोट पड़ा ये हमको बताएगा वैलिड वोट्स। अगर ये वैलिड वोट्स होगा बीजेपी के फेवर में तो एक वोट काउंट करेंगे हम बीजेपी के फेवर में। अगर ये वैलिड वोट्स आरजेडी के फेवर में है, स्पष्ट है, तो हम इसको एक वोट काउंट करेंगे आरजेडी के लिए। तो इस तरह से एक एक वोट का हिसाब किताब वैलिड वोट पे होगा। यानी कि हम सीधा सा यहाँ से बोल सकते हैं कि जो भी वैलिड वोट होगा ओकरे से जीत और हार का निर्णय होगा। जीत और हार का निर्णय वैलिड वोट करेगा कि इनवैलिड वोट करेगा? वैलिड वोट। कोई मैथ का बात नहीं बता रहे हैं, सब आप लोग जान रहे होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के हम देखें कि जब ये बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ करता था ना, उसी समय ये सब कॉन्सेप्ट लागू है। लेकिन आज भी एग्जाम में पूछा जाता है, भूतकाल में भी पूछा था, वर्तमान में भी पूछ रहा है, भविष्य में पूछबे करेगा। उम्मीद तो ये किया जा सकता है। देखो तो ये बैलेट पेपर का जो चुनावी प्रक्रिया है वही चुनाव प्रक्रिया से संबंधित हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है। इसमें मूल बात आपको क्या समझना था? सबसे पहला बात
कि रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, जितने भी मतदाता वोटर लिस्ट में हैं वही वोट दे सकते हैं। आज जो वोट देंगे चाहे कुछ नहीं हो देंगे, लेकिन जो वोट देने जाएंगे उनका भी वोट दो ग्रुप में बट सकता है, एक वैलिड और एक। सवाल नंबर 1, वैलिड और इनवैलिड वोट किसका होगा? वोट पढ़ने वाले का या कुल वोटर का वैलिड और इनवैलिड होगा? जो वोट पड़ा होगा उसमें वैलिड इनवैलिड होगा कि जितने वोटर है उसमें से कुछ वैलिड इनवैलिड होगा? जो वोट पड़ा होगा उसमें से कुछ वैलिड इनवैलिड होगा। ठीक है। अच्छा, मान लो कि सब के सब वैलिडे था। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सब के सब यदि वैलिडे होगा तो जीत हार वैलिडे पर होगा। अगर कुछ अवैध है तो उसको हटा दीजिए, जो बचा हुआ वैलिड वोट है उस पर जीत और हार होगा, क्योंकि वैलिड वोट को ही हम लोग काउंट कर सकते हैं किसी के फेवर में या तो किसी के अगेंस्ट में। तो जीत और हार का निर्णय किस पे होता है? चलो तो लिखो पॉइंट नंबर 1, लिखो जल्दी जल्दी। चुनाव संबंधित प्रश्नों को हल करते समय, चुनाव संबंधित प्रश्नों को हल करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना है। निम्न बातों को ध्यान में रखना होता है। पॉइंट नंबर 1, जीत एवं हार हमेशा वैध मत पर होता है, वैलिड वोट्स पर होता है। और दूसरा बात, लिखिए, जीत एवं हार हमेशा दो लोगों के बीच होता है। ये वर्ड क्या लिखे थोड़ा सा हम समझा दें आपको। बोलते हैं कि हम ये 20 वोट से जीत गए, तो मेरा कंपैरिजन पता है किससे हो रहा है? जो हमसे जो कम एक लेकर आया होगा वोट, उससे हो रहा है। ऐसे तो कितने लोग भी कम लेकर आए होंगे, लेकिन हम अगर जीते हैं तो हमसे कोई जो कम लेकर आया होगा दूसरा व्यक्ति, उसके कंपैरिजन में हम 20 ज़्यादा ले करके बोल रहे हैं कि हम जीते हैं। तो इसलिए कभी भी जीत और हार का तुलना जो होगा हमेशा दो लोग के बीच में। अगर कोई जीता है तो हारने वाले से, मैंने ठीक अपने से कम जिसका वोट आया उससे वो बोल रहा है कि हम ज़्यादा लाए हैं। तो जीत एवं हार हमेशा जो होगा दो लोग के बीच होता है। कुछ पैटर्न है उसको बना लीजिए। सबसे पहला, आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। यदि वोटर लिस्ट में नाम है तो आप चाहें तो वोट दे सकते हैं या तो वोट आप नहीं दे सकते हैं। यदि आप वोट देने जाएंगे तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी बनेगा, या तो वह आपका वोट वैलिड हो सकता है या तो आप आंख बंद करके वोट देकर आइएगा तो इनवैलिड हो सकता है। इनवैलिड वोट जीत हार का निर्णय नहीं करेगा, आपका जीत और हार का निर्णय कौन करेगा? तो वैलिड वोट करेगा। बस यही कहानी है इसका। वोटर लिस्ट ही होते हैं कुल मतदाता। ये आपके कुल मतदाता हुए। चलिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लाकर 1600 मत से हार गया। देखिए, जीत और हार हमेशा दो लोग के बीच में है। चुनाव में दो एक उम्मीदवार था, तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 30% लेकर के, अच्छा हार गया, सॉरी, एक उम्मीदवार जो है 30% लाया और इतना मत से वो हार गया। हारने का मतलब वो सेकंड व्यक्ति होगा। सेकंड स्थान पे रहने वाला कितना परसेंट लाया? 30%। इसका मतलब जीत हार दो में था, टोटल वोट 100, तो इसको मिला होगा 70। प्रश्न के हिसाब से वह 16,000 मत से हारा है
और यहाँ देखिए जीतने वाले को 70 मिला, हारने वाला को 30 मिला। कितने वोट से हारा है? पूछ रहा है कि तो कुल कितने मत पड़े। ए को मिला 70 वोट, बी को मिला 30 वोट, यानी टोटल कितना। क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला कि कुछ वोट अवैध था, एक मतलब जितना भी वोट पड़ा वो सब के सब वैध था। समझ में आया बात? चलो 2-4 गो क्वेश्चन इसका बना के हम इसमें एथी करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, एक चुनाव में जितने भी मत पड़े, ध्यान दो, जितना भी वोट पड़ा उसमें से 20% अवैध पाया गया। अच्छा, आप लोग को भी एक क्वेश्चन, जो साइड इसका बाउंड्री लाइन है वो ब्लैक 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 ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, या पूरा रेड दिख रहा है? साइड साइड वाला ब्लैक नहीं दिख रहा है? एक चुनाव में जितने भी वोट पड़े उसमें से 20% अवैध पाए गए। सीखो, अगर टोटल वोट पड़ा होगा 100 गो तो मतदाता भी थे, एकर मतलब 100 गो उसमें, जिसमें से 20% अवैध पाए गए, एकर मतलब वैलिड वोट कितना है? कोई मैथ नहीं रे भाई, एकदम इजी चीज़ है ये। 20% अवैध पाए गए, वैलिड होगा तब एकर मतलब 80, और जीत हार यही 80 वोट पे होगा। 20 गो तो बेकार चला गया, और 80 वोट में कुछ जीतने वाले को कुछ हारने वाले को गया होगा। यही जीत और हार, इसी में से जीतने और हारने वाले के पास जाएगा वोट। कह रहा है जीतने वाला प्रत्याशी को वैध मत का 60% प्राप्त हुआ है। सीखो, जीतने वाले का मतलब जो 1 नंबर पे होगा उसको जो वैलिड वोट है उसका 60%, तो वैलिड वोट है 80 का 60% कितना? अच्छा, टोटल वोट है कितना? तो इसका मतलब अगला को कितना मिलेगा? गधा नहीं है आप लोग। दूसरा को कितना मिलेगा, जल्दी बोलो? 32, क्योंकि जीत हार वैलिड वोट पे 20 गो तो बेकार था, 80 गो में एगो जीतने वाले को एगो हारने वाले को मिलेगा। और वह 28,800 मत से चुनाव जीत गया। तो देखिए, तो जीत हार 2 लोग के बीच में ना, तो हारने वाला को 32 और जीतने वाले को 48, यानी कितना ज़्यादा लाया है? पूछ रहा है उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तब वोट कितना पड़ा था? 80 पड़ा है रे गधा। वोट तो पड़ा है 100 गो, अवैध था 20 गो, वैलिड है 80 गो, लेकिन आपसे पूछा वोट आखिर डाला कितना ओकरा में, तो 100 गो। समझ में आ रहा है? चलिए एक बार फिर से, इतना बुतरू जैसा इसको बना सकते हैं कि अब कोई हद हिसाब नहीं है। ध्यान दो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। मतदाता सूची वोटर लिस्ट में जितने भी लोग थे उसमें से 10% वोट देने नहीं गए, घर में रह गया, बोला हमको वोट नहीं देने आया। यानी टोटल वोटर लिस्ट में लोग होंगे 100, जिसमें से 10 लोग वोट देने नहीं गए। 10% वोट देने नहीं गए, एकर मतलब वोट देने गए कितने? 90। तो 90 वोट पड़ा होगा। वोट कितना पड़ा? 90। अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी है, जो वोट पड़ेगा उसमें 2 पॉसिबिलिटी है, या तो कुछ वैलिड होगा या तो कुछ इनवैलिड होगा, या तो पूरे के पूरे वैलिड हो जाए। तो देखो क्या कहता है, कुल डाले गए मत का 10% अवैध, आवेश नहीं अवैध होना चाहिए। कुल डाले गए मत का 10% मत अवैध, तो कुल वोट पड़ा कितना है? 90, उसका 10% अवैध है, तो वैलिड वोट्स कितना होगा भाई? 90%, यानी कितना? और जीत हार किस पे? बिल्कुल भैया, यही क्लियर करेगा कि किसके फेवर में, अगेंस्ट में कितना वोट पड़ा है। कर सफल उम्मीदवार कुल वैध मत का 54% प्राप्त किया।
जो 1 नंबर पर है वो कुल वैध मत का 54% प्राप्त किया। रुक जाओ, अब हम कुछ आपसे बोलना चाहेंगे। हाँ हम जान रहे हैं आप निकाल लेंगे, आप तो विद्यार्थी तेज तरार आप लोग आदमी हैं भाई। इसको मिला होगा जो 1 नंबर होगा उसको 81 का 81 का 54%, जो फर्स्ट नंबर पे है उसको मिला होगा 81 का 54%। तो बाकी जो 46% मिला होगा वो किसको मिला होगा? जो हारने वाला होगा, यानी उसको मिला होगा 81 का 46%। अब यहाँ से देख सकते हैं और आप डायरेक्ट बोल सकते हैं अंतर कितने का ही लोग के बीच में? 81 का 5 9 1 10, 81 का 8% है ना, इतना ही का ना अंतर आ रहा है। आप समझे नहीं बात? देखो हमको क्या लगा कि आप लोग क्या करते, पहले तो 1 नंबर को लिख देते 81 का 54%, तो जाहिर सी बात है इसको आप हल करके दशमलव में भी ला के रख सकते थे, तो हम अभी हल भी नहीं करते हैं। और दूसरा को आप बोलते तब एकरा मिला होगा 81 का 46%, है कि नहीं? या तो 90 में से ये वाला हल करने के बाद जो आया था उसको घटा लेते, 81 में से 81 में से हल करने के बाद 1 नंबर वाले का वोट घटा लेते तो 2 नंबर का पता चल जाता। लेकिन हम बोले कहीं ना कहीं कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना, तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम आपको बोले कि हमको दिखा कि जब एकरा वैलिड वोट का 54% मिला होगा तो गारंटी है कि अगला को वैलिड वोट का सिर्फ 46% मिला होगा। तो एगो के वैलिड वोट का 46%, एगो के वैलिड वोट का, यानी कि उसके वैलिड वोट का कितने अंतर आ रहा है ये लोग का? 81 का 8% का ही तो अंतर है ये लोग का। कितने का अंतर आ रहा है? 81 का 8% का ही डिफरेंस है। इतने मत से हार जीत हुआ है। और यहाँ पे हमको दिख रहा है 1620 का दिख रहा है। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है, मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? बोलो कितने? 100। हमें लगता है ये 2 बार में कट जाएगा। आइए ध्यान दो, आइए 8 से 25 बार में, आइए 25, आसान है कि नहीं है ये बताइए। बोल नहीं रहे हूँ। आपसे तो 5 नंबर नहीं बना होगा बबुआ, नहीं बना है। आंसर वाला लिख लीजिए 16,800। जो डायरेक्ट दिमाग लगाने खोज रहा है। अगला टाइप देखिए तो इसमें क्या है, चुनाव के बाद बड़ा दिक्कत हो रहा है अभी नहीं। देखिए दूगो एगो क्वेश्चन बता देते हैं। दूगो, राहुल अपनी आय का 20% भोजन पे, 10% शिक्षा पे, 45% मकान किराया पे, शेष इतना रुपया बचाता है, जमा करता है। तो बड़ा आसानी से बोल दीजिएगा अपने आय का 20%, यानी उसका आय होगा 100, तो कह रहा है 20% भोजन पे, 10% बच्चों की शिक्षा पे, 45% मकान किराया पे, और शेष जो होगा उसको 8,000 रुपया बैंक में जमा करेगा। तो जो बचेगा वो करे ना जमा करेगा।
तो 100 रुपया इनकम था। यहाँ देखिए 20 और 10 30 40 70 75 75 रुपया तो इधर उधर उसका खर्चे हो रहा है, तो बचा कितना होगा। और यहाँ पे दिख रहा है 8000 का तुलना 25 से उसका इनकम पूछ रहा है, तो कैसे गुना। सबसे लोएस्ट लेवल का क्वेश्चन है ये। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। क्या कीजिएगा आप लोग, बोलिए। आप लोग के पढ़ाई के अलावा कोई काम है तो उससे हम क्या करें। मैथ मत पढ़िए तो क्या, सही बोले ना। हमारा जब तक देखो ये सब काहे बोल रहे हैं पता है, ये सब के तो उम्र अभी हुआ नहीं है, ये लोग को एग्ज़ाम देना नहीं है, ये चलते ये लोग निश्चिंत है। आप लोग कई बजे तक रात भर होमवर्क बनाए हैं। 10 बजे 10 बजे। हम आपके लिए 12-1 बजे तक बैठ के असाइनमेंट बना रहे हैं। वो हम नहीं बोले ना कि 12-2 बजता है। आप मेरी भावनाओं को नहीं समझे। आपको अपने एग्ज़ाम के देना है, आपको जॉब लेना है, तब आप कह रहे हैं कि हम 10 बजे 12 बजे 11 बजे बैठते हैं। हमको आपके पढ़ाने के लिए 1 बजे तक मेहनत करना पड़ रहा है कि असाइनमेंट हमको बनाना है, किसी तरीके से बढ़िया बनाना है। हम तो पढ़ाइबे करेंगे, इसमें कोई थोड़े है। आप समझिए, कम समझिए, ज़्यादा समझिए, हम पढ़ाइबे करेंगे। आए हम तो 2 क्वेश्चन बताएंगे, फिर अगला ही तो होमवर्क का चलते ही सब बोल रहे कि मत बताइए। ये लोग भी जान रहे कि 2 क्वेश्चन ही बताएंगे। होमवर्क कल हम चेक करेंगे। तीन महीना पढ़ लो, 3 महीना के बाद मत पढ़ना। 3 महीने के बाद तो ये सब ऐसा नहीं आएगा मेरे पास, क्या करने आएगा ये लोग। ध्यान दो, भगवान करे कि मत आओ। देखो इधर, खूब बनाओ। अभी कम से कम 100 क्वेश्चन 6 घंटा 8 घंटा बनाओ। चलो इधर ध्यान दो। अभी इस स्टेज में आए हो ना बुआ आप लोग, एगो बोलते हैं ना निगलने में बन रहा है ना घुटने में बन रहा है। तो अभी हमको ना निगल सकते हो ना उगल सकते हो। छोड़ के भी नहीं जाओगे, पकड़ के रहना पड़ेगा यहाँ पे। ध्यान दो। अभी आओ, 2 गो टाइप बताना है, सुनाई दिया। हाँ, आज जिसको जाना है जाओ, हल्ला नहीं करना है। रंजीत अपने मासिक वेतन का रंजीत अपनी मासिक वेतन का 30% भोजन पे खर्च करता है। और यहाँ पे एक वर्ड ध्यान देना लिखा हुआ है, शेष का। देखिए ये लोग के लिए हम अलग से क्वेश्चन डाले थे, लेकिन हल्ला इतना न करता है। शेष वेतन का 15% कपड़ा पे, फिर शेष का 25%, फिर शेष का 10%, फिर शेष का 10%। तो ध्यान दो, रंजीत का मासिक वेतन कितना है। देखो अंत में वह इतना बचाता है और पूछ रहा है मासिक वेतन। माने इस प्रश्न का आंसर देने के लिए 2 का जरूरत पड़ेगा, एक अंतिम रेशियो और एक प्रारंभिक रेशियो। तो उसका तुलना उससे पहले वाला निकालना है, तो उतना से गुना।
एक्स मान के ना बताएं, डायरेक्ट जगह पे आ जाए। ध्यान दो, सुनो इधर। रंजीत अपनी मासिक वेतन का 30% भोजन पे खर्च करता है। तो पहले बुतरू जैसा कि उसका वेतन होगा 100 रुपया, तब 30 रुपया कौन चीज़ पे खर्च करेगा? 30 रुपया जो है वो वेतन का कपड़ा पे खर्च करता है, भोजन पे खर्च करता है। तो 100 रुपया बेचारा कमेबे किया था, 30 रुपया भोजन में खर्च हो गया। तो हम आपसे पूछेंगे कि अभी बचेगा कितना? तो आप कहिएगा 70 बचेगा सर। अब कह रहा है शेष वेतन का, यानी 70 का ना, 70 का 15% कपड़ा पर, तब बचेगा 85%। कोई बात नहीं, 70 का 15%, 15 7 75 से 10.5, 10.5 जो है वो कौन चीज़ पे खर्च कर रहा है? कपड़ा पे। तो 10 होता था 60, तो ये बचेगा 59.5। शेष वेतन का 25% किराए पर, तो 59.5 का 25% जब किराए पर खर्च करेगा तो इसका बचेगा 59.5 का 75%। और बचेगा कि नहीं बचेगा? अब ध्यान दीजिए, 1 0 से 1 0 ये कटिए रहा है। अब आना तो 25 है 75, अब 25 चौका 100, 3 5 15, 9 3 27, 1 28, 5 3 15 और 1 16, अब बटा 4। अभी और आगे दिक्कत होगा। तथा शेष वेतन का 20% ईंधन पर खर्च करता है। अभी फिर इसका 20% निकालेंगे तो और लसरा जाएगा। ये देख रहे हैं ना, माथा पे ढेर हो रहा है। ध्यान दीजिए, इसमें समझना क्या था कि अपने मासिक वेतन का 30% खर्च करता है तो बचा है 70, और फिर जो ये 70 है उसी का 15% फिर ये खर्चा करेगा, फिर जो बचेगा उसका वो करेगा। यानी कि जो बचा हुआ भाग है शेष, उस पर फिर से कुछ कमी कर रहा है। जो शेष है ना उसी में कुछ खर्च कर रहा है, मैंने कमी कर दे रहा है। फिर जो बचेगा उसमें पुनः कमी करेगा, फिर जो बचेगा उसमें फिर कुछ कमी करेगा। अरे इधर उधर खर्च कर मैंने कमी न कर रहा है। यानी कि शेष के ऊपर जो कमी कर रहा है ये चीज़, बार बार शेष के ऊपर, शेष के ऊपर, शेष के ऊपर, यानी कि कमी के ऊपर कमी किया जा रहा है। और ऐसी व्यवस्था को हम लोग जानते हैं सक्सेसिव। क्या बोलते हैं? जिनको एक समान के बनाना होगा वो भी बना सकते हैं, और नहीं तो सबसे बढ़िया, आप ध्यान दीजिए, पहले और बाद कह रहा है कि रंजीत अपने मासिक वेतन का 30% भोजन पे खर्च करता है। तो 30% खर्च करेगा तो फिर भी बचेगा कितना? 70%। शेष कितना रह जाएगा? 70%। शेष 70% आय का शेष 70% रह जाएगा। उस अपने आय का 70% शेष रह जाएगा। यानी आय होगा 100, शेष रहेगा 70, यानी कि 10:7। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब जो चेंजेस होगा एकरे में ना होगा, शेष था उसी में ना फिर से चेंज कर रहा है। शेष वेतन का वह 15% कपड़ा पे खर्च करेगा। तो जब 15% खर्च कर ही देगा तो फिर भी शेष का कितना बचाएगा? 85%। और 85% का मतलब हो गया 20:17। 85% का मतलब कितना? 20:17। फिर बोल रहा है कि शेष का 25% किराए पे खर्च करेगा। तो 25% शेष का खर्च ही कर देगा तो फिर भी शेष का क्या % बचेगा? 75%। 75% का मतलब 4:3। फिर शेष का 20% ईंधन पे खर्च करता है तो फिर भी शेष का कितना बचा पाएगा? 80%। 80% का मतलब 20 25 100, 20 चौका 80। अब अगर कुछ कटता है तो काट लो, किस्मत ठीक है तो अच्छा बात है, नहीं है तब कोई दिक्कत नहीं है। 7 17 3, अब तो कुछ कटने वाला नहीं है, कोई बात नहीं। फिर उसको इतना रुपया बचाता है, 5 3 डबल 5 रुपया बचा रहा है। अंत में
और अंत में देखो हमारे हिसाब से कितना बच रहा है, 7 गुने 17 गुने 3, उसका मासिक वेतन कितना है, तो 5 दूनी 10, 1000 है ना। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? हाँ, सेम वही क्वेश्चन ये सब भी है। IX मान के बनाइएगा तो कमा वही करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, माना कि उसका मासिक वेतन कितना था, 100 रुपया, तो अगर वो 30% खर्च करेगा तो बचेगा कितना, 70%। 70% मतलब 7/10, ये शेष इतना बच गया। शेष का फिर वह 15% कपड़ा पे खर्च कर दिया, फिर भी बच गया 85%। 85% का मतलब 17/20, और उसके बाद फिर से वह 25% किराए पर, तो बचेगा कितना, 75% का मतलब 3/4। उसके बाद शेष का 20% ईंधन पे खर्च करता है, फिर भी बचेगा कितना, 80%। 80% का मतलब 4/5, और अंत में वह कितना बचा रहा है, यानी ये भी बचत दोनों होना चाहिए आपस में बराबर। तो आप गौर से देखिएगा तो यही काम वहाँ भी किए थे। तो ट्राई आप लोग कर लेंगे, बोल नहीं रहे हो? चलो 23 आपका होमवर्क भी रहेगा, ऐसा मत सोचो कि होमवर्क नहीं रहेगा। 24 में क्या टाइप है देख लीजिए। खा रहा होगा सब ना, महाराज जी तो गजब कर रहे हैं आदमी, ऐसे होता है। चलो 24 छोड़ देते हैं। 23 में एक क्वेश्चन बता लेने दो, ये वो सब बोल रहा होगा ऐसे अर्थ होता है सर। टाइप 23 से थोड़ा अवगत करा दे। कर एक शहर में पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। कह रहा है पुरुष की जनसंख्या में 30% की वृद्धि। पुरुष की जनसंख्या में कै %? तो कह रहा है कि महिला के जनसंख्या में 40%। तो पूरे जनसंख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा? कभी पढ़े थे ऐसा? छोटा है डायरेक्ट भी रेशियो में पढ़े थे। पूरे ग्रुप शेष ग्रुप एवरेज में छोटा है डायरेक्ट भी गुना कर लेंगे। 30 × 90 40 दूनी 80 170/5 दूनी 17 दूनी 34%। और ना तो ऐसे बोलेंगे, बोलो कम लेके आ रहा है कि ज़्यादा? फायदा होगा 1 से 10 का तो 2 से, अब बटा कै के लिए? 5 के लिए। हो गया ये भी टाइप क्लियर। तो टाइप 23 तक होमवर्क रहेगा, लिखो। ये सब हार्ट अटैक कर जाएगी सब। देखो 11:30 हुआ, जेकरा में 1 घंटा तक गप सप हुआ। हैं?